अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एस्पायरेंट्स। आज के लेक्चर में हम गैट जनरल का पेपर डिस्कस करेंगे जो 20 सितंबर 2020 को हुआ है। सॉल्यूशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इस वीडियो में हम पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे। नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कुछ रैंडम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पेपर में रिपीट हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 100 पाई देन फाइंड इट्स सरकमफेरेंस। हमें एक सर्कल का एरिया दिया गया है जो कि 100 पाई है, हमने उस सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें एरिया गिवन है तो आप लिख लेंगे एरिया इज इक्वल टू 100 पाई। अब एरिया का फार्मूला आपको पता है, पाई आर स्केयर होता है, तो आप एरिया की जगह पे पाई आर स्केयर लिख देंगे और राइट साइड पे एज इट इज 100 पाई आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे पाई कॉमन है तो आप उसको कैंसिल आउट कर देंगे। पीछे आपके पास बचेगा आर स्केयर इज इक्वल टू 100। अब आप दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो सर्कल का जो रेडियस है वो आपके पास 10 आ जाएगा। आपने फाइंड करना था सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फार्मूला आपको पता है वो 2 पाई आर होता है। तो आप यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 10 है, तो 2 इंटू पाई इंटू 10, तो आपके पास सरकमफेरेंस का आंसर 20 पाई आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ 100 kg राइस इज ₹90। वो कह रहा है अगर आपके पास 100 kg राइस हो तो उनकी प्राइस 90 रुपीज़ है। इफ़ अ पर्सन ईट्स 27 रुपीज़ ऑफ राइस इन अ मंथ, कह रहा है अगर एक आदमी 27 रुपीज़ के राइस खाता है एक मंथ में, तो हमें बताएं फॉर हाउ मैनी पर्सनस 150 kg राइस विल बी इनफ। वो कह रहा है अगर हमारे पास 150 kg राइस हो तो वो कितने बंदों के लिए काफ़ी रहेंगे। अब सोल्यूशन का जैसे क्वेश्चन का जैसे डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम स्टेप करेंगे। आपको बताया गया है कि 100 kg राइस की प्राइस 90 रुपीज़ है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 100 kg राइस इज इक्वल टू 90 रुपीज़। अगर हम 1 kg राइस की प्राइस निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, 100 को उधर लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो 90 डिवाइडेड बाई 100 रुपीज़, ये आपके पास 1 kg राइस की प्राइस आ जाएगी। अब क्वेश्चन में जो हमें राइस की क्वांटिटी गिवन है वो 150 kg है, तो 150 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 राइस की जो प्राइस आएगी वो 135 रुपीज़ आ जाएगी। आपने 150 किलोग्राम राइस की प्राइस फाइंड कर ली है, वो 135 रुपीज़ बनती है। और क्वेश्चन में गिवन है कि एक आदमी एक मंथ में 27 रुपीज़ का राइस खाता है और हमारे पास 135 रुपीज़ के राइस मौजूद हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना चाह रहे हैं तो टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर पर्सन पे डिवाइड कर देंगे, तो 135 आपके पास टोटल जो राइस हैं उनकी कीमत है। एक आदमी जो चावल खाता है वो 27 रुपीज़ के खाता है, तो 135 डिवाइडेड बाई 27, तो 5% आपके पास आएंगे जो 150 kg राइस खाने के लिए इनफ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया है जी, इफ m इज एन इवन नंबर एंड n इज एन ऑड नंबर। एक m है जो इवन है और दूसरा नंबर जो है वो ऑड है, तो हमें बताएं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 4 देखें, एक इवन नंबर है और जो 7 है वो एक ऑड नंबर है, और 4 और 7 का प्रोडक्ट देखना है हमने, तो 4 7 28 होता है, तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट इवन नंबर आया है। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6 देखें, एक इवन नंबर है और 3 एक ऑड नंबर है, 6 3 18। तो यहां से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर एक ऑड नंबर हो और एक इवन नंबर हो और उनको आप मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो इवन नंबर आता है। तो आपके लिए ऑप्शन अल्फा करेक्ट होगा, इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया है, व्हाट इज 5% ऑफ 2% ऑफ 50। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आपने स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करते जाना है। अब कौन कौन से वर्ड किससे रिप्लेस होते हैं ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। आप देखें, वट को रिप्लेस करते हैं एक्स के साथ तो वट की जगह पे एक्स आ जाएगा। इसको रिप्लेस करते हैं इक्वल टू के साथ, उसकी जगह इक्वल टू आ गया। 5 की जगह 5 और परसेंटेज की जगह पे डिवाइडेड बाई 100, तो 5% की जगह पे आ जाएगा 5/100। ऑफ की जगह आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2% की जगह पे 2/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 50 की जगह आपके पास 50 आ जाएगा। अब इसके बाद आपने ऊपर वाली सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 10, 10 50 500, 500 ऊपर आ जाएगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 100 10,000 हो गया। अब ऊपर वाली दो जीरो नीचे वाली दो जीरो से कैंसिल हो गए, 5 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। अब 5 डिवाइडेड बाई 100 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास दो डेसिमल पीछे चले जाएंगे, तो 0.05 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका एंटोनिम आया हुआ था डिस्कॉर्टियस का,
डिसकॉर्टियस का मतलब होता है ऐसा आदमी या ऐसा बिहेवियर जो आपके पास पोलाइट ना, इम्पोलाइट हो, जो नॉन सिविलाइज्ड हो, अनसिविलाइज्ड हो, जो रेस्पेक्टफुल ना हो, तो उसके हमने अपोजिट बताना है। तो अपोजिट में आपके पास पोलाइट आ जाएगा, मैनर्ड आ जाएगा, सिविलाइज्ड आ जाएगा, रेस्पेक्टफुल आ जाएगा। इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन में मौजूद है तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके पास आया नेक्स्ट। 5 more than 2/3 ऑफ अ नंबर इज 47, फाइंड द नंबर। तो हम इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 more than 2/3 ऑफ अ नंबर को कैसे लिखेंगे? 5 more का मतलब है 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं, मतलब +5 होगा। 2/3 ऑफ अ नंबर का क्या मतलब है? 2/3 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर की जगह पे x आ जाएगा। तो 5 + 2/3x इज 47, ये गिवन है, तो इज की जगह पे इक्वल टू आ गया, 47 की जगह पे 47 आ गया। तो इस इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। 2/3x इधर ही रहेगा, जो 5 है वो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 47 - 5 42 आ गया। अब आप 3 को उधर लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को उधर लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। तो x = 42 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1s are 2, 2 21s are 42। आपके पास 21 अब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 63 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, B डज द सेम वर्क इन 3 days। वो कह रहा है A एक पर्सन है जो एक काम 5 दिनों में करता है, B एक और पर्सन है जो उसी काम को 3 दिनों में करता है। अगर हम दोनों को कंबाइनली एक ही वर्क पे लगा दें तो वो कितने दिनों में इसको कंप्लीट करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक लेंथी प्रोसेस भी है और एक शॉर्ट फार्मूला भी है। हम शॉर्ट फार्मूला देखते हैं। कंबाइंड वर्क का शॉर्ट फार्मूला गिवन है, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। इसमें जो ए और बी हैं वो आपके पास वैल्यूज गिवन है। ए की जगह पे आप 5 पुट करेंगे, बी की जगह पे आप 3 पुट करेंगे। तो ए बी 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी 5 + 3। तो 5 3s are 15, 5 + 3 8, 15 डिवाइडेड बाई 8। इतने डेज लगेंगे उनको अपना काम कंप्लीट करने में जब दोनों इकट्ठे काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट एज वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। फादर्स एज इज 4 times द एज ऑफ सन। वो कह रहा है जो फादर की एज है वो बेटे की एज का 4 times है। अब इसको इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप इस चैनल का एक लेक्चर है एज प्रॉब्लम्स, उसमें मैं डिटेल में बता चुका हूं। तो एफ फादर की जगह पे आ जाएगा और एस सन की जगह पे आ जाएगा। वो कह रहा है बाप की एज बेटे की एज का 4 गुना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एस, 4 times एस, 4 गुना है। ठीक हो गया, इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। फिर वो कह रहा है आफ्टर 20 years, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, फादर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सन। बाप की जो एज है वो बेटे की एज का 2 गुना होगी। तो सबसे पहले देखें फ्यूचर की बात हो रही है तो आप दोनों की एज में 20 years ऐड कर देंगे, f + 20 और s + 20। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि राइट साइड को आप ब्रैकेट में कर देते हैं और फिर वो क्या कह रहा है फादर्स एज विल बी ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 times। तो आपने जो राइट हैंड साइड को ब्रैकेट में किया है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन बनाने में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसी चैनल पे एक और वीडियो है एज प्रॉब्लम्स, उसको देखें, उसमें डिटेल में बताया गया है कि स्टेटमेंट से इक्वेशंस कैसे बनाते हैं एज प्रॉब्लम्स के लिए। ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, हमने उन दोनों की एजेस बतानी है। तो अब आप इक्वेशन 1 से f की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 में जहां पे f लिखा हुआ है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखें f की जगह पे हमने 4s लिख दिया प्लस 20 इक्वल्स 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 × s 2s हो गया और 2 जो है वो 20 से मल्टीप्लाई हो गया 40 हो गया। तो 4s + 20 = 2s + 40। अब जिस जिस टर्म में x है उसको एक तरफ ले आए, तो 4s - 2s, जो राइट साइड पे 2s है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा और जो लेफ्ट हैंड साइड पे 20 है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 40 - 20 20 आ गया और 4s - 2s 2s आ गया। अब यहाँ पे s की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? s = 20 डिवाइडेड बाई 2। तो s की वैल्यू आपके पास 10 साल आ जाएगी, मतलब बेटे की एज 10 साल है। अब आपके पास ये जो 10 साल आंसर आया है सन का, इसको इक्वेशन 1 में आप सब्स्टिट्यूट कर दें। इक्वेशन 1 में आपके पास s की वैल्यू की जगह पे आप लिख देंगे 10, तो f = 4 × 10, तो फादर की एज 40 years आ जाएगी। हमने दोनों की एज फाइंड करनी थी, तो बेटे की एज 10 साल है और बाप की एज 40 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये जो इसी चैनल पे परसेंटेज वाली वीडियो है उसमें क्विज के अंदर ये क्वेश्चन मैंने पहले से दिया हुआ था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो पहले से देखी हुई है उनको ये सोल्यूशन ऑलरेडी पता था कि कैसे करना है।
मजीद मैं बता देता हूँ कैसे करना है. If 93% students pass the exam and 259 students failed, find the total number of students. वो कह रहा है एक एग्जाम हुआ है जिसमें 93% स्टूडेंट्स ने पास किया है और 259 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हुए हैं. हमें पास होने वालों की परसेंटेज पता है और फेल होने वालों की तादाद पता है. हमने टोटल बच्चे बताने हैं कि पेपर में कितने बच्चे अपेयर हुए हैं. तो अब हमें पासिंग परसेंटेज गिवन है वो 93% है. तो अगर हम फेल की परसेंटेज निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 93 कर देंगे तो 7% आ जाएगा. अब ये 7% क्या है, 7% इज द फेल स्टूडेंट्स परसेंटेज. ये फेल होने वालों की परसेंटेज है. अब हमारे पास फेल होने वाले की परसेंटेज भी है और फेल होने वाले बच्चों की तादाद भी है. हमने अगर पूरी क्लास फाइंड करनी है तो हम कैसे लिखेंगे, हम कह सकते हैं 7% ऑफ द क्लास इज 259. मतलब क्लास का जो 7% पार्ट है वो 259 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसकी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, 7% ऑफ x इज 259. तो 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 259. यहां से आप x के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा. अब आप 7 के साथ कैंसिल करें, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, 4 आया, 4 9 के साथ मिलकर 49 होगा और 7 7 जार 49. नीचे 1 रह जाएगा, ऊपर 37 आ जाएगा. 3700 से मल्टीप्लाई होकर 3700 हो जाएगा. तो इट मींस क्लास में आपके पास 3700 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फ्रैक्शन वाले चैप्टर से है. इसमें देखें आपके पास डबल फ्रैक्शन दी गई है. ऊपर वालों को आप सेपरेटली सॉल्व कर लें और नीचे वालों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे. सबसे पहले देखें जो ऊपर आपको फ्रैक्शन दी गई है 1 इंटू 3/4. जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको आप साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली वैल्यू में ऐड कर देते हैं. अब 4 1 जार 4, उसमें 3 ऐड होगा 7 हो जाएगा. तो पहली वैल्यू आपके पास 7/4 आ जाएगी. दूसरी वैल्यू पे आए, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जार 3, वो न्यूमिनेटर में ऐड हो जाएगा, 3 + 2 5 और 5/3 आपके पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी. जो दरमियान में सिंबल्स हैं वो एज इट इज रहेंगे. अब नीचे वाली फ्रैक्शन सिंपल फॉर्म में है तो हमने उसको एज इट इज लिख लिया. अब ऊपर वालों का एलसीएम आप सेपरेट लें, नीचे वालों का एलसीएम सेपरेट लें. कैसे लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है तो हमने ऊपर 12 लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में, और 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है वो हमने नेक्स्ट स्टेप में 6 लिख दिया. अब ऊपर वालों का एलसीएम 12 है, 4 3 जार 12, वो 3 7 के साथ मल्टीप्लाई होकर 21 आ जाएगा. 3 4 जार 12, 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएगा. तो 21 माइनस 20/12 ये ऊपर वालों की वैल्यू आ गई. अब नीचे आए, 3 और 2 का एलसीएम आया 6, 3 2 जार 6, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा. 2 3 जार 6, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा. तो 2 - 3 डिवाइडेड बाय 6 ये डिनोमिनेटर आ जाएगा. अब आप नेक्स्ट स्टेप देखें, ऊपर वालों को सॉल्व किया, 21 - 21 आ गया डिवाइडेड बाय 12 एज इट इज. 2 - 3 - 1 डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज. अभी आपके पास डबल फ्रैक्शन है. डबल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप सबसे ऊपर वाली वैल्यू और सबसे नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में लिख दें और बाकी दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख दें. तो देखें सबसे ऊपर वैल्यू है 6 और सबसे ऊपर वैल्यू है 1, सबसे नीचे वैल्यू है 6. तो उनको मल्टीप्लाई करके हमने न्यूमिनेटर में लिख दिया है 1 × 6, और बाकी दोनों वैल्यूज जो हैं वो -1 और 12 हैं, उनको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख दिया. तो 6 1 जार 6, 12 1 जार 12. तो आपके पास 6 और 12 को कैंसिल आउट करें, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12. तो -1/2 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास चेन रूल से आया था. इफ x = 12 एंड y = 4 वेयर x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज y = 8. अब यहां पे आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करें. कैसे, वो कह रहा है x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 4 है और x और y का जो रिलेशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है. इनवर्स प्रोपोर्शन उसे कहते हैं कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से कम होगी, और अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी उसी प्रोपोर्शन के साथ बढ़ेगी. तो यहां पे वो x की वैल्यू पूछ रहा है और y की वैल्यू बताई हुई है. y is 8, y की इनिशियल वैल्यू 4 थी और फाइनल वैल्यू 8 है. तो इट मींस y आपके पास डबल हो चुका है. अब y अगर डबल हुआ है तो इनवर्स प्रोपोर्शन ये कहता है कि x हाफ रह जाएगा. तो हमें पता है कि x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं. तो जब y डबल होता है, 4 से 8 जाता है, तो x आधा रह जाएगा. x की वैल्यू 12 थी तो x की वैल्यू 6 रह जाएगी. अगर आप फार्मूला यूज करके करना चाहें तब भी सेम आंसर आएगा, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस यूज कर लें तो आपका टाइम सेव हो सकता है.
डायरेक्टली आप 6 पे टिक कर सकते हैं। y की वैल्यू डबल हो रही है तो वो x की वैल्यू हाफ रह जाएगी, तो x का आंसर आपके पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया, ये फ्रैक्शन हमें दी हुई थी और हमने सिंप्लीफाई करना था। 64 डिवाइडेड बाय 256। अब अगर आपको 64 का टेबल आता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 1/4 आंसर है। अगर नहीं भी आता तो आप छोटी छोटी वैल्यूज के साथ कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। जैसे 8 है फॉर एग्जांपल, 8 8 जार 64 होता है, 8 ऊपर आ गया और नीचे कैंसिल करेंगे तो 8 3 जार 24, 8 2 जार 16, 8/32 आ गया। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। अब 1/4 को आप 0.25 भी लिख सकते हैं। अब ये ऑप्शंस के फॉर्मेट पे डिपेंड करता है कि वहां पे फ्रैक्शंस में आंसर अवेलेबल है तो आप 1/4 को टिक करेंगे, अगर डेसिमल में आंसर गिवन है तो आप 0.25 को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है जिसकी एक साइड 20 सेंटीमीटर है, हमने उसका पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर मीन सर्कमफेरेंस, बॉर्डर लेंथ, एक ही चीजें हैं ये। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड की लेंथ हमें गिवन है, हम अगर पेरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसको 3 दफा एडअप कर देंगे, तो 20 + 20 + 20, तो पेरीमीटर का आंसर आपके पास 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन पता है तो जस्ट आप 2 सेकंड में आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर 60 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज वाले चैप्टर से आया है, सिंप्लीफाई करना है। 6 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट। अब यहां पे स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि वो डैश का आंसर देने की बजाय पूरी परसेंटेज का आंसर दे देते हैं। ऐसा नहीं करना, हमसे सिर्फ वो चीज पूछी गई है जो आपने डैश की जगह पे लिखनी है। तो 6 डिवाइडेड बाय 1000 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे 1000 है, तो आप डेसिमल को 3 डिजिट्स लेफ्ट मूव करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.006। अब स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि इसी ऑप्शन को टिक कर देते हैं 0.006 को, हालांकि ऐसा नहीं है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि डैश की जगह पे क्या आएगा। अब आपने अगर परसेंटेज फाइंड करनी है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.006 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0.6%। तो डैश की जगह पे आप 0.6 लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर 0.6 है। नेक्स्ट आपके पास एनालॉजीज में से आया हुआ है एक सवाल, ओवरडोज और प्रेस्क्रिप्शन। ये ऐसे दो वर्ड्स हैं जो एक दूसरे का एंटोनिम्स बनते हैं, मतलब अपोजिट बनते हैं। मतलब यानी कि ओवरडोज का मतलब है कि आप किसी चीज़ की एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले लें, ज़्यादा मिकदार में उसको ले लें, और प्रेस्क्रिप्शन का यह मतलब है कि आप रिकमेंडेड क्वांटिटी अगर लेंगे तो उसको प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं। मतलब यानी कि जिस तरह डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है कि आपने ये चीज़ इतनी मिकदार में लेनी है, तो ये उसको प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं। अब ऑप्शन में देखें, ऑप्शन आपके पास है डिप्राइवेशन और मटेरियलिज्म। इनका मतलब होता है, डिप्राइवेशन का मतलब है कि महरूमी, किसी चीज़ से महरूम कर देना, और मटेरियलिज्म का मतलब ये है कि मादियत। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे का एंटोनिम नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं बन सकता। ऑप्शन बीटा चेक करें, इंडिस्क्रिशन और कन्वेक्शन। इंडिस्क्रिशन का मतलब ये होता है कि आप किसी से बेराह रवी इख्तियार करें, मतलब उसके साथ इतना अच्छा ताल्लुक ना रखें। और कन्वेक्शन का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ मुवाफकत इख्तियार करें। तो ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो एक दूसरे का एंटोनिम्स हैं। यही आपका आंसर है, आप देख सकते हैं मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है। तो ऑप्शन बीटा ही करेक्ट है, इसी को आप टिक करेंगे। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं उनमें कोई भी एंटोनिम नहीं बन रहा। अफ्लिक्शन का मतलब होता है मुसीबत, और सिंपैथी का मतलब होता है यूँ समझ लें कि हमदर्दी। ये एंटोनिम्स नहीं है। ऑप्शन डेल्टा देखें, एडवेंचर का मतलब होता है कि भाई मतलब यानी कि जिस तरह सफ़र में एडवेंचर हो गया, कुछ एंथ्यूजियाज्म हो गया इस तरह। और एक्सपेडिशन का मतलब होता है मुहिम। तो ये दोनों वर्ड्स आपस में एंटोनिम्स नहीं है। तो इस केस में जो बेस्ट एंटोनिम्स एक दूसरे का बनते हैं वो इंडिस्क्रिशन और कन्वेक्शन बनते हैं। सो ऑप्शन बीटा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 3 persons ए बी सी डिवाइड 1000 रुपीज अमंग देमसेल्व्स। वो कह रहा है 3 आदमी हैं ए बी सी, वो 1000 रुपीज को अपने हिस्से में डिवाइड करते हैं आपस में। द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड सी इज 400। इससे भी पहले आप पहले स्टेप की इक्वेशन लिख लें कि ए प्लस बी प्लस सी, उन तीनों की जो ऐड करके आंसर आएगा वो 1000 आएगा। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 को हमने लिख दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1000, ये हमें गिवन है। उसके बाद वो कह रहा है कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड सी इज 400, यानी कि ए और सी का शेयर अगर मिलाएं तो 400 रुपए बनते हैं।
तो आप लिख देंगे a प्लस सी इज इक्वल टू 400, और फिर वो कह रहा है कंबाइंड शेयर ऑफ b एंड c इज 700, तो आप लिख देंगे b प्लस सी इज इक्वल टू 700। अब यहां से आप a प्लस सी वाली से a की वैल्यू निकाल लें, a इज इक्वल टू 400 माइनस सी, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे c है वो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और नीचे वाली इक्वेशन से भी b की वैल्यू निकाल लें आप, b इज इक्वल टू c उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 700 माइनस सी। अब आपके पास a की वैल्यू है 400 माइनस सी, b की वैल्यू है 700 माइनस सी। अब a और b की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखें a की जगह पे मैंने लिख दिया 400 माइनस सी, b की जगह पे लिख दिया 700 माइनस सी, और प्लस c की जगह पे c आ गया इज इक्वल टू 1000। अब ब्रैकेट्स को उड़ाएंगे तो 400 माइनस सी प्लस 700 माइनस सी प्लस सी, माइनस सी और प्लस सी एक कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आपके पास बचेगा 400 प्लस 700, और जो राइट हैंड साइड पे 1000 था उसको आप लेफ्ट पे लेके आएंगे तो माइनस 1000 हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक माइनस सी बच गया था उसको राइट पे लेके जाएंगे तो प्लस सी हो जाएगा। तो आपके पास यहां सिंप्लीफाई करें 4 प्लस 7 1100 माइनस 1000, तो सी की वैल्यू आपके पास 100 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत ही इजी है, व्हाट इज द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमने मॉड फाइंड करना है। मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी डाटा में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मॉड कहलाती है। तो 59723956279, इसमें जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही है वो 9 वाली वैल्यू है, 3 टाइम्स आया 9, तो आप ऑप्शन डेल्टा को टिक कर देंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 36 is divided in two parts in such a way that one number is 5 times the other number, find the numbers। वो कह रहा है आपके पास एक डिजिट है 36, उसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, तो यहां से हमारे पास पहली इक्वेशन बनेगी कि दो नंबर्स हम एज्यूम करेंगे वो x और y हैं, उन दोनों को हमने डिवाइड करना है दो हिस्सों में। तो आप वो डिवाइड करने से पहले भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं, वो क्या होगी कि x और y को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 36 आना चाहिए, क्योंकि हम 36 के दो हिस्से कर रहे हैं, तो x और y को ऐड करने से 36 आता है, इक्वेशन 1 बन गई। वो कह रहा है आपने जब डिवाइड करना है तो इस तरह डिवाइड करना है कि वन नंबर इज 5 टाइम्स द अदर नंबर, जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 5 गुना है, तो एक नंबर x है, दूसरा नंबर उसका 5 गुना, तो 5 टाइम्स y। यहां से मैं दूसरी इक्वेशन लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 5y, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का 5 गुना होगा, तो एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, तो उसका 5 गुना का आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 टाइम्स के लिए। इक्वेशन 2 आ गई। अब आप इक्वेशन 2 से x की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 में जहां x है वहां हमने 5y लिख देंगे, 5y प्लस y इज इक्वल टू 36, इन दोनों को एडअप करेंगे तो 5y प्लस y 6y आ जाएगा। अब इज इक्वल टू 36, यहां से y की वैल्यू 36 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगी, तो एक नंबर हमारे पास आ चुका है कि वो 6 है। अब दूसरा नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में जहां पे y लिखा हो वहां पे हम 6 लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 6, x की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी। तो दो डिजिट्स कौन कौन से हैं, एक 30 है दूसरा 6 है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, दोनों नंबर को एडअप करें जो 36 आता है, और एक नंबर दूसरे नंबर का 5 गुना है, तो आपके पास दोनों नंबर्स हैं 6 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपने सिंप्लीफाई करना है 1 डिवाइडेड बाय 8 होल रेज टू पावर -1/3। अब आप एक्सपोनेंट जो इक्वेशंस होती हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि आप एक वैल्यू को जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब यहां पे भी हमने वही काम किया है, 1 डिवाइडेड बाय 8 है, तो आप 8 डिवाइडेड बाय 1 जब करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे तो पावर का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/8 जो है वो 8 हो जाएगा, और -1/3 जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी +1/3। अब आप 8 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 होता है। अब आपको पता है जब एक बेस हो और दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 1, आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। ये पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ये जरा टफ क्वेश्चन आया था, वो कह रहा है 5 आदमी एक काम को 6 दिनों में करते हैं, while 10 women कैन डू इट इन 5 days। वो कह रहा है अगर 10 खवातीन यही काम करें तो उन्हें 5 दिन लगते हैं। इन हाउ मैनी डेज कैन 5 women एंड 3 men कैन डू इट। वो कह रहा है अगर आप 5 खवातीन और 3 आदमी कंबाइनली लगा दें तो वो इस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। अब हम दोनों के जो वर्क है उसको हम एक एक करके देखेंगे, मैन का अलहदा करेंगे, वुमेन का अलहदा करेंगे, और फिर हम देखेंगे कैसे सॉल्व होना है।
ये आपके पास पहला स्टेप है। द वर्क रिक्वायर्स 5 मल्टीप्लाई बाय 6, आपको पता है 5 आदमी 6 दिनों में करते हैं, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इट मीन्स काम कंप्लीट करने में आपको 30 मैन डेज लगते हैं। मतलब जब मर्द काम कर रहे होंगे तो 30 मैन डेज, ये एक वैल्यू होगी। इसी तरह हम वुमेन का कैलकुलेट करते हैं। जब 10 वुमेन हो और वो 5 दिनों में करती हैं तो यहाँ पे आपके पास 50 वुमेन डेज आ जाएगा। मतलब अगर खवातीन अलहदा काम कर रही हो इस टास्क को तो उन्हें 50 वुमेन डेज इतने लगते हैं। नेक्स्ट देखें, आपके पास अगर एक आदमी काम कर रहा होगा तो वो टास्क का 1/30th पार्ट करेगा। 1/30 कहां से आया? ऊपर देखें, जब कंप्लीट काम होता है तो वो 30 मैन डेज लगते हैं। अगर मैं एक आदमी का काम फाइंड करना चाह रहा हूं तो वो कितना कंप्लीट करेगा? वो 1/30 इतना कंप्लीट करेगा। ठीक हो गया। तो यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो 3 आदमी है वो कितने दिनों में करेंगे, तो आप 1/30 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आदमी यानी कि जो मर्द हैं वो कितना काम कंप्लीट करेंगे? वो 1/10 ऑफ द वर्क इन अ डे कंप्लीट करेंगे। आपसे 3 मैन का काम पूछा जा रहा है, 3 मैन कितने दिनों में करेंगे? एक आदमी कर रहा है 1/30th में, तो 3 आदमी कितने में करेंगे? 1/30 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1/10 इतना पोर्शन वो होगा जो मर्द कंप्लीट कर रहे होंगे। अब हम इसी चीज को खवातीन के लिए देखते हैं। खवातीन के लिए आपके पास 50 पेमेंट डेज हैं, तो अगर एक खतून काम करेगी तो 1/50th पार्ट करेगी, 1/50th पार्ट। और यहां क्वेश्चन में देखें, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वीमेन, यहां पे 5 वीमेन दी गई हैं, तो आप 1/50 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/50 मल्टीप्लाई बाय 5, यू विल गेट 1/10 ऑफ द वर्क इन अ डे। कहने से यह मुराद हुआ कि अगर 3 आदमी काम पे लगाए जाएं तो वो 1/10 ऑफ द वर्क एक दिन में करते हैं, और अगर 5 खवातीन लगाए जाएं तो वो 1/10 ऑफ अ वर्क एक दिन में करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि 5 खवातीन और 3 मैन दोनों इकट्ठे लगे हुए हैं, तो हमने उनका कंबाइन वर्क बताना है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? दोनों का जो काम है उसको आप एडअप कर देंगे, तो 1/10 प्लस 1/10 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। एक दिन में 1/5 वर्क हो रहा है। तो अगर आपसे 3 मैन और 5 खवातीन का काम पूछा जा रहा है तो उसको आप 1/5 को रिवर्स कर देंगे तो आपके पास 5 डेज आंसर आ जाएगा। मीन्स टू से कि अगर आप 5 खवातीन और 3 मर्द इसी काम पे कंबाइनली लगा देते हैं तो वो इस टास्क को 5 दिनों में कंप्लीट करेंगे। ये था आपके पास पेपर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर पास पेपर डाटा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।